हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7वां है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्रमचय एवं संचय, परमोटेशन एवं एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से हर एक चीज़ को पहले समझेंगे। ठीक है, चीज़ों को जब हम समझ जाएंगे ना, तो जो हमारी प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, वो बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं आपको हर एक चीज़ पहले बारीकी से समझाऊंगा विद एग्जाम्पल्स, उदाहरणों की सहायता से। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको कोई सी भी वीडियो देखनी है, ठीक है, तो आप ऐसे सर्च कीजिए क्लास 11th एक्सरसाइज, जो भी देखनी है उसको लिखो और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस। आपको वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। जिस भी मीडियम में आपको देखनी है हम देख सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 7 है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, इसकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 7.1 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे बहुत ही आराम से। लेकिन उससे पहले इसका जो बेसिक है ना, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हमें समझना पड़ेगा कि भैया क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, कब हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना होगा, किस तरीके से क्या नियम है, क्या कायदे हैं, उनको अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को आपको मैं समझाऊंगा, बेसिक्स उदाहरण देंगे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे स्किप मत करना, स्किप करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, सबसे पहले सपोज कर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, एक जनरल उदाहरण ले रहा हूँ, जनरल एग्जाम्पल। ठीक, आपके पास, ठीक है, एक अलमारी है। ये आपके पास ना एक अलमारी है जिसमें कई सारे ताके हैं, और आपके पास एक बंडल ऑफ बुक्स है। ठीक है, ये बंडल ऑफ बुक्स है, ये एक बक्सा है। इस बक्से में आपके पास ना 30 किताबें हैं। कितने किताबें हैं? 30 किताबें, 30 बुक्स हैं इस बंडल में आपके पास। लेकिन इस अलमारी में जो बुक किताबें रखने की जगह है वो कितनी है? 20 बुक रख सकते हो आप। कितने बुक रख सकते हो? 20 बुक रख सकते हो। ध्यान से समझना, आपके पास टोटल इस बक्से में 30 बुक्स हैं और इस अलमारी में आप रख सकते हो टोटल 20 बुक्स। ठीक है, तो 30 में से आपको कितने बुक चुनने होंगे? तो 20 बुक हमें चुनने होंगे। 20 हम चुन सकते हैं 30 में से। वो बुक 20 बुक कोई भी हो सकता है, 30 में से कोई सा भी 20 बुक, और उन्हीं 20 बुक को हम इस अलमारी में रख सकते हैं। बाकी को तो नहीं रख सकते हैं, 10 हमें छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो 20 रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, दो चीज़ हमने की। हमारे पास ऑप्शन था 30, ठीक है, जिसमें से हमने चुना 20। और इस बुक 20 जो किताबें होंगी, आप अपने हिसाब से कभी किसी किताब को ऊपर, किसी को नीचे, किसी को यहाँ, किसी को पीछे, ऐसे रख सकते हो, है ना। तो दो चीज़ें होती हैं आपके पास। क्या होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका चयन, आपने एक चयन किया, और एक होता है आपका प्रबंध। फिर आपने उसको सही से रखा, उसको क्रम दिया। ठीक है, एक चयन होता है और एक प्रबंध होता है। इन्हीं पर चलता है आपका क्रमचय और संचय। ठीक है, इन्हीं पे चलता है आपका क्रमचय और संचय। ठीक है, देखो वस्तु की, देखो अगर मैं सिंपल परिभाषा में आपको लिखा दूं, परिभाषा भी बन जाएगी आपकी। वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं की चयन की प्रक्रिया, वस्तुओं के चयन की प्रक्रिया, है ना, को संचय यानी कि कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन कहते हैं। हमारे पास 30 किताबें थी, हमने 20 चुनी, तो ये हमारा चयन हुआ, चुनना हुआ। तो चयन बोले तो सी, कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो टाइप के सूत्र आएंगे, एक एनपीआर, एक एनसीआर। ठीक है, दोनों को कब कब लगाना वो अभी समझेंगे, अभी बेसिक चल रहा है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? आपने चुन लिया, अब उसको व्यवस्थित करके रखना है। ठीक है, और चयनित वस्तुओं के प्रबंध में क्रम निर्धारण, किस क्रम में रखोगे, किसको आगे किसे पीछे, क्रम में निर्धारण
की क्रिया क्रमचय कहलाती है। क्रमचय बोले तो परमुटेशन कहलाती है। परमुटेशन कहलाती है। तो किसे संचय कहा जाता है, किसे क्रमचय कहा जाता है, पता चल गया आपको। मैंने आपको परिभाषा भी लिखा दी, ठीक है, मैंने आपको परिभाषा भी लिखा दी। सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास 3 वस्तुएं हैं, ABC, आपके पास 3 वस्तुएं, और फिर से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, जिनमें आपको 2 का चयन करना है, ठीक है। ABC 3 वस्तुओं में से 2 का चयन करना है, ठीक है। तो वो 2 कौन सी हो सकती है, वो 2 हो सकती है AB, वो या हो सकता है BC, या हो सकता है CA, यही चूज। तो 3 में से अगर आपको 2 चूज़ करना है, उसके कितने तरीके हैं, 1 2 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 तरीके हैं। और इनको चयन करने का भी यही, या A या B रखो, B या C लो, या C या A लो। अगर 3 में से कोई 2 चूज़ करना है तो, है ना, 3 तरीके हो गए। इसी प्रकार अगर देखो, अगर क्रम की बात करें तो क्रम कितना हो जाएगा, चुनने तो 3 हो गए, चुनने के तरीके 3 हो गए। क्रम का अगर बात किया जाए, ये खुद में एक तरीका है, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं B, A, ये भी तो क्रम है, C को रखो, ये भी तो क्रम है, A, C। तो कितने क्रम पे रख पा रहे हैं हम, 6 क्रम में रख पा रहे हैं। तो 6 क्रमचय हो जाएगा और 3 आपका संचय हो जाएगा, ठीक है। चुनने के जो तरीके हैं वो 3 हैं, और व्यवस्थित करने के तरीके कितने हैं, 6 हैं। व्यवस्थित करने के तरीके कितने हैं, 6 हैं। कितने पद हैं, 1 2 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 3, अब फैक्टोरियल क्या होता है मैं बता दूंगा, ठीक है। इसको एक सिंपल सूत्र से निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल n। यहाँ पर कितने 1 2 3 अलग अलग वस्तुएं हैं, तो कैसे रख सकते हैं, क्रमचयों की संख्या अगर निकालनी है तो जितने नंबर होते हैं उनका फैक्टोरियल आ जाता है। 1 2 3 नंबर है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। अब कैसे होता है अभी आपको पता चलेगा आगे चलकर। इतना बेसिक है समझ में, अभी और बताऊंगा आपको। देखो जो नियम होते हैं ना, एक नियम क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूँ मैं। हिंदी में बोलते हैं गणना के आधारभूत नियम। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है इसको, वो भी मैं बता दूंगा। आधारभूत नियम, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। ये क्या होता है बच्चा, इसको जान लीजिए। 2 तरीके हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, है ना। एक तरीका क्या है, गुणन नियम। गुणन नियम कब लगता है वो भी मैं बताऊंगा। एक नंबर 2 है आपका योग नियम। गुणन नियम को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल अंग्रेजी में, ये लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लिकेशन रूल। और गुणन को बोलते हैं, योग को बोलते हैं एडिशन रूल अंग्रेजी में, ठीक है। कब कौन सा नियम लगता है अभी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणन नियम, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गुणन नियम। गुणन नियम आपको कब लगाना है, ठीक है। गुणन नियम बोले तो मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको कब लगाना है, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक लड़का है रमेश, एक लड़का का क्या है, रमेश। रमेश के पास, है ना, रमेश के पास 3 कमीज हैं। रमेश के पास कितनी कमीज हैं, 3 कमीज, यानी कि 3 शर्ट हैं और 2 पैंट हैं, ठीक है। रमेश के पास कितना है, 3 शर्ट है और 2 पैंट है, ठीक है। ये चीज़ है। तो वो अपने स्कूल जब जा रहा है, ठीक है, तो रमेश कितने तरीक़ों से अपने शर्ट और पैंट को पहन सकता है, कितने तरीके से। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास रमेश बच्चा है ना, उसके पास
तीन शर्ट, एक शर्ट S1 है, एक शर्ट S2 है, एक शर्ट S3 है, और उसके पास दो पैंट है। इस शर्ट के साथ वो पैंट P1 पैंट P2 पहन सकता है, इस शर्ट के साथ पैंट P1 P2 पहन सकता है, और इसके साथ भी P1 या फिर P2 पहन सकता है ना। पहले वाले शर्ट के साथ पहला वाला पैंट या फिर दूसरा वाला पैंट, दूसरे वाले शर्ट के साथ पहला वाला पैंट या फिर ये चीज़। तो तरीके अगर देखे जाए यहाँ से तो S1 P1 हो सकता है, पहला वाला शर्ट पहला वाला पैंट, या फिर पहला वाला शर्ट दूसरा वाला पैंट, या दूसरा वाला शर्ट पहला वाला पैंट, या फिर दूसरा वाला शर्ट दूसरा वाला पैंट, या फिर तीसरा वाला शर्ट पहला वाला पैंट, या फिर तीसरा वाला शर्ट दूसरा वाला पैंट। कुल मिला के यही तरीके उसके पास हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं उसके पास। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बताऊं अतः क्या जाएगा यहाँ से, 3 कमीज, मतलब तीनों कमीज समझिए अभी ढंग से, कमीज व 2 पैंट को साथ में पहनने की कुल विधियां कितनी हो गई? 6 हो गई। अब देखिए पैंट, अब गुणन नियम क्या है? 6 तो हो गई। अब मैं आपको गुणन नियम बताता हूँ। पैंट कितने हैं, सॉरी शर्ट कितने हैं? 3। पैंट कितने हैं? 2। तो 3 गुणा 2 करो, आंसर कितना आ रहा है? 6। तो ये है गुणन नियम, एकदम गुणा कर दो। अब सपोज करो ये चीज़ तो है ही है, रमेश के पास 3 शर्ट 2 पैंट और 4 बेल्ट है। शर्ट पैंट और बेल्ट है, तो वो कितने तरीक़ों से पहन पाएगा? कुल विधियाँ क्या हो जाएंगी? क्या करना है? 3 गुणा 2 गुणा 4, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 विधियाँ हो जाएंगी उसके पास पहनने के। 24 तरीक़ों से वो चीज़ों को पहन सकता है। ठीक है, तो ये होता है गुणन नियम। आगे बस समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। गुणन नियम का शॉर्ट क्या होता है? गुणन नियम समझ गया। अब इसके बाद आपको मैं योग सिद्धांत भी समझाऊंगा। ठीक है, योग सिद्धांत भी क्या होता है। अगर गुणन नियम को मैं शॉर्टकट में बताऊं, इन शॉर्ट मतलब परिभाषा के रूप में, ठीक है, गुणन सिद्धांत क्या होता है, इसका जो थ्योरी है ना, मेन कॉन्सेप्ट, वो किस पर चलता है, वो मैं अगर आपको लिखवा दूँ। ठीक है, यदि क्रियाएं अलग अलग, जैसे अभी हमारे पास बेल्ट था, शर्ट था, पैंट था, तीनों चीज़ अलग अलग है ना। यदि क्रियाएं अलग अलग, जैसे कि एक तो M है, एक N है, एक P है, ऐसे चल रहा है, विधियों द्वारा की जा सकती है, तो इन सभी क्रियाओं को एक साथ करने की कुल विधि क्या होगी? सबके गुणा कर दी जाएगी। M गुणा N गुणा P, अगर कोई और है तो भी आगे गुणा लग जाएगा। तो ये होता है हमारा गुणन सिद्धांत। देखो कराने के लिए तो मैं 7.1 तुरंत करवा देता एक झट से, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो योग सिद्धांत क्या है। अब योग सिद्धांत पे बात की जाएगी। योग सिद्धांत और गुणन सिद्धांत अलग अलग 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अब योग सिद्धांत देख लो। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूँ, छोटा मोटा एग्जाम्पल देता हूँ, टिकट का एक फार्मूला बता के दिखाता हूँ। टिकट, ठीक है, जैसे मेरे पास एक कॉलम बना लो मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कहाँ तक, ठीक है।
ज़्यादा नहीं, 3 एग्जाम्पल ही लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेरे पास यहाँ पर है नैनीताल, ठीक है, नैनीताल से नैनीताल, यहाँ पर लिख दिया रुद्रपुर, यहाँ पर लिख दिया मैंने दिल्ली, ठीक है, ये कुछ लिख दिया। तो नैनीताल से नैनीताल नहीं गया, रुद्रपुर भी गया नैनीताल से, और दिल्ली भी गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कुछ, यहाँ रुद्रपुर यहाँ लिख देता हूँ और दिल्ली यहाँ लिख देता हूँ। तो रुद्रपुर से नैनीताल नहीं गया, रुद्रपुर तो रहा ही रहा, रुद्रपुर से रुद्रपुर क्या गिरना, फिर दिल्ली गया वो, ठीक है। ये कितने तरीक़ों से गया, नैनीताल से रुद्रपुर दिल्ली 2 तरीक़ों से गया, फिर रुद्रपुर से दिल्ली गया 1 तरीके से गया। अब दिल्ली है, सपोज़ करो दिल्ली से नैनीताल भी नहीं गया, रुद्रपुर भी नहीं गया, कहीं नहीं गया, तो ये 0 है, कहीं गया ही नहीं वो, मतलब वहीं बस खड़ी है। तो कुल तरीके कितने हो गए। अब इनको इस केस में इनको जोड़ना पड़ता है, 2 + 1 3, ठीक है। तो जो टिकटों के प्रकार होंगे, टिकट जो हमें मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, टिकटों, अगर तुम कहीं से कहीं जा रहे हो तो तुम्हें टिकट लेना पड़ता है ना, तो टिकट लेने की कुल विधियाँ यहाँ से 3 हो जाएंगी। तो ये योग सिद्धांत है, ठीक है। तो परमुटेशन क्रमचय क्या होता है आपको मैंने बता दिया, संचय क्या होता है वो बता दिया मैंने, ठीक है। वस्तुओं के चयन की प्रक्रिया को हम संचय कहते हैं, और चयनित वस्तुओं को प्रबंध करके, मतलब उसका क्रम निर्धारण जब हम करते हैं तो उसे हम क्रमचय कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे है तो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको चीज़ों को सिंपल करा देता हूँ, है ना, सिंपल चीज़ों में लिखवा देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास वस्तुएं भिन्न भिन्न है, देखो नोट करके लिख लो, n कोई नंबर है, n भिन्न भिन्न वस्तु है, n भिन्न भिन्न वस्तुओं, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक साथ सभी को लेकर कुल क्रमचयों की संख्या क्या होती है, कुल क्रमचयों की संख्या, ठीक है। तो उसका जो तरीका होता है ना, n है, पहले जो भरने का तरीका होता है वो n होता है, दूसरा फिर एक भर दिया तो एक कम हो जाएगा, फिर n-2 ऐसा चलता रहता है। इसे जनरली फैक्टोरियल चिन्ह से बताते हैं। फैक्टोरियल निकालते हैं कैसे, वो आपको उदाहरण देके समझाऊंगा, ठीक है। इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है वो बताता हूँ। फैक्टोरियल आप अंग्रेजी में भी बोलो, हिंदी में बोलो तो वही बढ़िया रहेगा। फैक्टोरियल नोटेशन मतलब प्रदर्शन, नोटेशन, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, ठीक है। फैक्टोरियल का जो दिखाते हैं वो एक तरीका ये दिखाने का होता है, एक तरीका ऐसे दिखाने का होता है, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगता है वो उस तरीके से वो दिखाता है। अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल दूँ, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो इसको मैं लिखेंगे ऐसे 4 × 3, कम कर देते हैं, 2 × 1 तक, ठीक है। तो 4 × 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 3 बोला जाएगा तो कैसे 3 से शुरू करो, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, ऐसे आपको हल करना है। अगर आपको फैक्टोरियल n बोला गया है तो इसका सूत्र होता है n-1, n-2, n-3, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। कहाँ तक, 1 तक। ये फैक्टोरियल n का सूत्र होता है। तो फैक्टोरियल क्या हो गया वो तो आपको पता चल गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ आती है नोटेशन, नोटेशन फॉर परमुटेशन, मतलब क्रमचय के लिए क्या नोटेशन होगा, कितने चीज़ हैं हमारे पास और कितने से उसको चयन करना है, ठीक है। सो देखो, इसका एक सूत्र है, जनरली इसे सूत्र बोला जाता है n, ठीक है, परमुटेशन के लिए p और r। इसका मतलब क्या होता है ना, इस पर अभी एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको, अभी थोड़ा सा वेट करो। n का मतलब कितना चीज़ हमारे पास है, p का मतलब क्रमचय, परमुटेशन, r का मतलब कितनी चयनित कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रिजल्ट करके देख लीजिए आप जिसका यूज़ होगा, ठीक है। रिजल्ट फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है,
कई लोग सोचते हैं फैक्टोरियल 0 है तो फैक्टोरियल 0 का मान 0 होगा। नहीं बेटा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। एक पहला नोट ये होगा। दूसरा नोट क्या है, अगर ऊपर जो संख्या है p, नीचे भी वही संख्या है ना, तो इसका मान सीधा सीधा फैक्टोरियल n के बराबर होता है। आप फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखो या इस तरीके से लिखो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आ गई समझ में। अब इसका मतलब समझिए, NPR कब आता है। ठीक है, आपके पास n वस्तुएं हैं। देखो टॉपिक बना के ही लिख देता हूँ। यदि n विभिन्न वस्तुओं में, आपके पास n विभिन्न वस्तुएं हैं, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेनी है हमें। हमारे पास बहुत सारी हैं लेकिन उनमें से कुछ ही लेनी है। ठीक है, 10 है, 10 में से 2 लेनी है। मतलब ये हुआ n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बन सकने वाली क्रमचयों की संख्या क्या होगी। अगर आपसे पूछे तो उसका सूत्र होता है, कितनी वस्तुएं टोटल n, उनमें से कितनी लेनी है r, तो ये सूत्र होता है NPR। और इसका एक फॉर्मूला भी है, ऐसे ही नहीं है इसका ये मतलब, इसका सूत्र होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, ब्रैकेट लगाओ, फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये चीज़ होता है। हालांकि आज का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ओनली परमुटेशन है, ओनली क्रमचय है। क्या, ओनली क्रमचय पढ़ रहे हैं हम आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर एक सूत्र आ जाता है NCR, इसी के साथ मैं कर देता हूँ तो हमेशा याद भी रहेगा। अगर NCR होता है ना, इसका सूत्र पता है क्या होता है, इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका सूत्र होता है। ये इसका सूत्र हो गया और ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, जब तक चीज़ें आप समझ नहीं जाते हो तब तक आपको आगे नहीं पढ़ना है, तब तक आपको नहीं करना है। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 7.1 में। ये बेसिक्स अभी तक हमने सारा बेसिक्स ही पढ़ाई की। अब हम आएंगे प्रश्नावली 7.1 में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, ये आ रहे हैं प्रश्नावली 7.1 में। कह रहे अंक 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि n हमारे पास 5 है, में से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी 3 अंकीय संख्या हम बना सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बतानी है। केस दे रखा है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक शॉर्ट विधि भी है, एक लॉन्ग विधि भी है। बट मैं जो बेस्ट विधि है वही आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, जिससे आप चीज़ों को आराम से समझ पाऊँ। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 7.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो अंक हमारे पास क्या है, अंक हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n बराबर हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हमें पहले वाले पार्ट में 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या, ऑब्वियसली मैं 3 डब्बे बना के दिखा रहा हूँ। इसे बोलते हैं इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, यूनिट प्लेस 10 प्लेट्स एंड ये 100 प्लेट्स हो गया। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं। पहला केस क्या बोल रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति है, अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो देखो क्रमचय है, यहाँ पर लग जाएगा आपका गुणन नियम। ठीक है, गुणन नियम लगेगा। ठीक है,
देखो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अगर मैं आपको समझाऊं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, मतलब अगर आपने यहाँ पर 5 लिख दिया तो यहाँ पर फिर से 5 ले सकते हैं। पहले वाले अंक को भरने के 5 चॉइस है आपके पास। इन पांचों नंबरों में से ना कोई सा भी नंबर आप यहाँ पर रख सकते हो, कोई सा भी नंबर। अगर सपोज करो यहाँ तुमने 5 रख दिया है तो दूसरे बार में फिर से तुम 5 रख सकते हो। पुनरावृत्ति की अनुमति दे रखी है तुम्हें। तो पहले स्थान भरने की जो चॉइस होगी वो 5 होगी। वो कितनी होगी? 5 होगी। देखो, 5 हमारे पास चॉइस है, तो इकाई के अंक भरने की विधि, इकाई के स्थान को भरने की विधि, ठीक है। देखो, हम आपके पास कितने नंबर है? आपके पास 5 नंबर है, ठीक है। उनमें से आपको एक ही नंबर लेना है, NP1, ठीक है। उसी तरीके से देखो, फिर से पुनरावृत्ति है, दहाई के अंक भरने की विधि, दहाई के स्थान को भरने की विधि, क्योंकि दहाई के स्थान भरने के भी 5 ही हमारे पास है नंबर, पुनरावृत्ति पॉसिबल है। और एक ही नंबर यहाँ पर लिखना है ना, कोई नंबर लिखोगे तो इसमें 2-3 नंबर तो नहीं आ जाएगा ना यहाँ पर। जैसे अगर सपोज करो 125 मैंने लिखा है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ही नंबर डाल सकता हूँ ना, ठीक है। तो दहाई के अंक भरने की विधि क्या होगी? 5 हमारे पास चॉइस है जिनमें से हमें एक ही लेना है। और सैकड़े के अंक को भरने की विधि भी वही हो जाएगी, सैकड़े के स्थान को भरने की विधि, ठीक है। वो भी कितनी होगी? 5P1 होगी, ठीक है। पुनरावृत्ति है, 5 नंबर है हमारे पास, उनमें से हमें एक ही भरना है। अब बेटा शॉर्ट ट्रिक समझाऊँ। जब नीचे 1 होता है ना तो ऊपर जो संख्या होती है उसका मान वही होता है। अगर तुम्हें पता नहीं है, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। आपको फॉर्मूला पता है ना, NPR क्या होता है? फैक्टोरियल N बट्टे फैक्टोरियल N माइनस R, ये सूत्र होता है ना। तो अगर मैं 5P1 का मान निकाल के तुम्हें दिखा दूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर नीचे 1 है तो ऊपर जो संख्या होगा वही आएगा। निकाल के दिखाता हूँ। फैक्टोरियल 5 में से 1 कम करो, ये माइनस हो जाता है ना, R की जगह पर है। 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा फैक्टोरियल 4, 5 में से 1 गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 होता है, लेकिन 4 तक ही रख रहा हूँ मैं। 5 गुणा 4 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया, क्योंकि 4 नीचे आ रहा है, उससे वो कट जाएगा, फालतू में लंबा करके फ़ायदा। क्या आ गया? 5। तो इसका मान भी क्या है? 5। इसका मान भी है 5, इसका मान भी 5। तीनों चीज़ एक साथ हो रही है। तीनों को भरने की कुल विधियाँ क्या हो जाएगी? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 गुणे 125, ठीक है। तो क्या लिखोगे? अतः 3 अंकों से बनी संख्या की कुल विधियाँ। डिटेल में लिखा है मैंने, किसी पॉइंट पे कोई शॉर्टकट नहीं किया मैंने। 5 गुणा 5 गुणा 5 125, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब देखो सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट पे क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। अगर मैं बना के दिखाऊँ ये, ठीक है। तो इकाई के अंक भरने के आपके पास 5 नंबर हैं। स्टार्टिंग पे आप ले देखो, मैं समझा रहा हूँ। 5 अंक हैं, 5 में से आपको एक अंक चुनना है। तो इसको चूज़ करने की विधि हो जाएगी 5P1। आपने 5 में से एक नंबर ले लिया, दूसरा नंबर नहीं ले सकते। जो एक बार आ गया वो आ गया। अब कितना बचा आपके पास? 4 में से आपको एक नंबर यहाँ भरना है। तो इसे भरने के इसे लिखने की विधि जो हो जाएगी 4P1। आपने ये नंबर भी ले लिया, ये नंबर। अब बचे कितने अंक? 3 अंक। 3 में से एक अंक आपको यहाँ लिखना है। तो इसको लिखने की विधि क्या हो जाएगी? 3P1, ठीक है। तो कुल विधियाँ क्या हो जाएगी? प्रॉपर लिख दोगे। इकाई के अंक को भरने की विधि, दहाई के अंक को भरने की विधि, सैकड़े के अंक को भरने की विधि। तो कुल विधियाँ क्या हो जाएगी? देखो P1 है ना, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
5 आ जाएगा, 3 चौके 12, 12 पंजे 60। तो जब पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हम अंकों की, तो 60 तरीके हैं नंबर लिखने के 3 अंकों के। ठीक है, आप अपने जो आंसर है वो पीछे एनसीईआरटी से मैच भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं होता जितने आसानी से मैंने समझाया है। आगे आ जाओ। तो नंबर 2 वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे अंक आपके पास 1 2 3 4 5 6 में से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा आप घुमा दिया कि सम संख्या बोल दिया गया है। ठीक है, और आपके बाद 6 अंक दे रखे हैं। तो हमारे पास जो अंक हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या मेरे पास 2 4 6। सम संख्या कब होगी? जब इकाई के स्थान पर या तो 2 आएगा, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति की अनुमति, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, ये इकाई का स्थान है, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। अब आपको अगर ये 3 अंकों की सम संख्या बनानी है तो यहाँ पर जो नंबर आपको चाहिए या तो 2 चाहिए या 4 चाहिए या 4, इन तीनों में से एक तो होना ही चाहिए, है ना, इन तीनों में से होना चाहिए। तो इकाई के अंक को भरने की विधि। ठीक है, 3 अंक है हमारे पास, 3 में से एक तो लेना ही लेना है। यहाँ पर एक ही अंक लिखोगे ना, 2 तो नहीं लिखोगे, यहाँ पर 3 में से कोई एक आएगा, है ना, एक ही नंबर चूज़ करना है, 3P1। अब दहाई के अंक में कुछ भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि 3 अंकों का सम संख्या बनाना था, सम तो बनाने के इन तीनों में से एक तो डालना ही पड़ेगा। दहाई, ठीक है, दहाई के स्थान को भरने की विधि वो क्या हो जाएगी? देखो, पुनरावृत्ति है, जब पुनरावृत्ति 6 के 6 नंबर मेरे पास है, उनमें से मुझे एक ही नंबर यहाँ पर भरना है, तो 6P1। इसी तरीके से सैकड़े, तो ये भी भरने की विधि क्या हो, 6 के 6 अंक होंगे, उनमें से मुझे एक ही अंक चाहिए, तो कुल विधि क्या हो जाएगी? इन सबके क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। अतः कुल विधि गुणा कर दीजिए, 6P1 गुणा 6P1 गुणा 3P1। अभी शॉर्ट ट्रिक से गया था, अगर P में 1 है तो ऊपर जो लिखा होता वही लिख दो। 6 छंग 36, 36 तिया 108 आंसर। अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई दिक्कत महसूस होती हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, जब तक चीज़ें समझ में ना आए आप देखिए, है ना, तब तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल है। कहने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी अंक की अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती? इसे करने के 2 तरीके हैं। पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते ये बोला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपके पास अक्षर कितने हैं? 10 है। कोड कितने का बनाना है? 4 का बनाना है, मतलब 4 अंकों का कोड बनाना है ना, पासवर्ड जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका भी सिखा दूंगा। देखो, पहले वाले अगर भरोगे तो आपके पास 10 चॉइस हैं, 10 अक्षर हैं, उनमें से आपको एक ही अक्षर लेना है। एक अक्षर आपने ले लिया, अब की बार इसको भरने के 9 अक्षर बचेंगे आपके पास। एक क्योंकि यहाँ पर आ गया, पुनरावृत्ति पॉसिबल नहीं है, चूँकि पुनरावृत्ति नहीं है। इसको भरने की विधि क्या हो जाएगी फिर? 9P1। इसको भरने की विधि क्या हो जाएगी? 8P1।
और इसको बनने की विधि हो जाएगी 7p1। तो कुल विधि में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे इन सब की कुल विधि। 4 अंक बनाने की कुल विधि क्या हो जाएगी, ऐसे लिख देना, प्रथम स्थान बनने की विधि, द्वितीय स्थान बनने की विधि, तृतीय स्थान बनने की विधि और चौथे स्थान बनने की विधि। फिर लिख दोगे अंत में कुल विधि 7p1 गुणा 8p1 गुणा 9p1 गुणा 10p1 गुणा नेम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिक तो बता ही रखा, 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। ठीक है, इन सब की गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आपका 5040। ये तो तरीका है ही है। ठीक है, और एक तरीका क्या है, और दूसरा तरीका क्या है, देखो आपके पास कितने अक्षर थे, 10 अक्षर थे, उनमें से कितने लेके बनाने हैं, जब पुनरावृत्ति नहीं हो तभी ये लगाना है। कितने बनाने, 4, NP4 मतलब NPR फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो सूत्र लगा दो, क्या होता है फैक्टोरियल 10 बट्टा 10 माइनस 4। 10 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6। 10 में से 4 घटाएंगे फैक्टोरियल 6 कटा, इन सब की गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 5040। क्या लिखोगे यहाँ पर ऊपर, इससे पहले क्या लिख सकते हो, जो वैकल्पिक विधि है, जो शॉर्टकट मेथड है, क्या लिखोगे, 10 अक्षरों में से 4 अक्षर चुनने की कुल विधियाँ। 10 अक्षरों में से 4 अक्षर चुनने की कुल विधियाँ, ऐसे करके लिख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो आपको सही लगे। आई थिंक आपको ऊपर वाला ज़्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है, जो आपको सही लगे। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर पे आ जाऊँ। कह रहे 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई एक बार से अधिक नहीं आता, मतलब पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं है। अब देखो हमारे पास कुल अंक कितने हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, चौथा। ठीक है, अंक कितने हैं, 0 से 9 तक। यानी कि 10 संख्या है यहाँ पर। ठीक है, कितने अंकों की संख्या है बनाने, टेलीफोन नंबर बनाने, 5 अंकों का, 5 अंकों का टेलीफोन नंबर। ठीक है, 5 डब्बे बना लेता हूँ मैं। लेकिन बोला प्रत्येक जो नंबर है वो 67 से आता है। तो देखो हमारे पास कुल संख्या थी n बराबर, यहाँ पर स्टार्टिंग में 10 था, 2 तो फिक्स हो गई। अब हमारे पास चॉइस कितनी बची, ठीक है, चूँकि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। ठीक है, 67 से प्रारंभ होता है, अतः शेष अंक क्या बचेंगे हमारे, पहले 10 थे, 10 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो 8। अब 8 संख्याएं हैं क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है ना। अब 8 संख्याओं में से इन 3 अंकों को भरना है कि नहीं, 8 में से 3 को भरना है। तो 8 में से अगर 3 को भरना है, पुनरावृत्ति नहीं है, तो तीनों देखो बाकी 3 अंक भरने की विधि क्या होगी, जब पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो n मेरे पास क्या है अभी 8। ठीक है, 3 अंकों को भरना है, एन 8p3 लग जाएगा। या फिर आप एक तरीका क्या कर सकते हो, इसको भरने का तरीका आ जाएगा 8p1, इसको भरने का तरीका आ जाएगा 7p1 क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है, और इसको भरने का तरीका आ जाएगा 6p1। ठीक है, 6 गुणा 7 गुणा 8 कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर ये दोनों ही तरीके मैंने बता दिया, अब जो आपको सही लगे। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 8 में से फैक्टोरियल 3 कम हो जाएगा, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, नीचे भी आ जाएगा फैक्टोरियल 5 कटा, देखो वही आगे ना, 8 7 6 8 7 6, तो इनकी गुणा कर दो, कितना आ गया 336।
ठीक है। तो कितनी विधियाँ होंगी टोटल? 336 विधियाँ होंगी, क्योंकि 2 तो फिक्स कर दिया है, ये तो फिक्स है। तो 5 अंक बनाने की जो कुल विधियाँ होंगी जिनमें हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, वो कितनी विधि हो जाएगी? 336 विधियाँ हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संख्या क्या है? ये तो बच्चा बच्चा बोल देगा, है ना, गुणन नियम लग जाएगा। ये तो कक्षा 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। हाँ, ये 5वां क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो जब एक बार उछालोगे या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। 3 बार उछाला जाता है ना, तो क्या लिखोगे? सिक्का उछालने पर, सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम एच या टी, यही होता है ना। यानी कि 2 हैं, 3 बार सिक्का उछालने पर, ठीक है, परिणामों की संख्या क्या क्या हो सकती है? परिणामों की संख्या, मेरी हिंदी की थोड़ी मात्रा वात्रा इधर उधर हो सकती है, तो उसको इग्नोर मानना। पहले वाले में 2, ठीक है, गुणन नियम लगेगा इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज़ें जब एक साथ हो रही हैं, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 2 संभावनाएं, तो गुणा कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो परिणाम क्या आ सकते हैं? 8 बार 8 आ सकते हैं। कुल परिणामों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला आ जाओ। कह रहे भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे हैं हमारे पास, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। 5 जो झंडे वो अलग अलग कलर के हैं, और 5 में से जो हमें लेना है वो कितने लेने? 2 लेने हैं। तो n हमारे पास 5 है, r हमारे पास 2 है, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है। 5 जो झंडे हैं वो अलग अलग कलर के हैं। ठीक है, और 5 में से जो संकेत बनाने हैं वो 2 झंडों को लेके बनाने हैं। तो n के स्थान पर 5 है और r के स्थान पर 2 है। तो सूत्र क्या होता है? परमुटेशन में, क्रमचय में NPR, है ना। ये सारे क्वेश्चन क्रमचय कहते हैं। क्रम हमें बताना है कि क्या क्रम होगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे इसमें NPR लगाना है, NCR लगाना है, क्या लगाना है बेटा? जब क्रम की बात आएगी, क्रमचय P वाला सूत्र, ठीक है। जब संचय करेंगे, अभी संचय आना देरी है, तब C लगेगा। उस तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे तो आपका डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार से अच्छा जब दोबारा पढ़ोगे, दोबारा वीडियो को देखोगे, रिवीजन करोगे, तो जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा आएगा। ये ऐसा चैप्टर है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 5 झंडों में से 2 झंडे, 5 झंडों में से 2 झंडे चुनने की कुल विधि। ठीक है, चूँकि n बराबर 5 है, r बराबर 2 है, तो क्या होता है? NPR 5P2 सूत्र लग जाएगा। ऊपर फैक्टोरियल 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 तक लिखेंगे। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 5 गुणा 4 यानी 5 चौके 20। तो 20 तरीके हैं। ठीक है, 2 झंडे चुनकर 5 में से जो तरीके हो जाएंगे वो 20 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, और सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। नोटिफिकेशन पर ऑल प्रेस कर लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।